फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट एंड गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार में प्रीवियस ईयर 2014 के मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को बता दूं कि आपको प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन दिया जाएगा जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने 2014 के जीके वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक रहेगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिव्यक्ति के लिए सही मौखिक वाक्यांश क्या है। 9 - 8 गुने 2 का क्या है, ये पूछा गया है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप। तो 9 - 8 × 2 सॉल्व कीजिएगा तो क्या आता है, 7 आएगा। 7 आएगा। तो अब कहता क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला कहता है 9 और 8 के अंतर को 2 से गुना। अगर 9 और 8 के अंतर हो जाता है 1 और उसको 2 से गुना करते हैं यानी कि 2, जो कि इसके बराबर नहीं होता है। तो ये आपका एक ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। वही दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कहता है 8 और 2 के उत्पादन को 9 से घटाना। तो 8 और 2 के उत्पादन में मतलब यहाँ गुना होता है। तो 8 और 2 के उत्पादन यानी 8 × 2 मतलब हो जाएगा 16 के उत्पादन को 9 से घटाना यानी -9 करना। तो 9 करते तो कितना आता है, तो 7 आता है, जो कि ऊपर जो निकाले थे 9 - 8 × 2 से 7, वही 7 यहाँ आ जाता है, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। तो देख लेते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, 8 और 2 के उत्पादन को 9 से घटाना। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख रहे हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा अभिव्यक्ति निम्नलिखित विवरण का प्रतिनिधित्व करता है। n × n × n × n यानी सभी को गुना करते हैं तो क्या आता है, n के पावर 4 आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है परिवर्तित बेस 10 संख्या 44 को बेस 2 में विभाजित विधि से किया जाए, ये पूछ रहा है। तो जब ये 44 संख्या को कह रहा है तो इसका हम क्या निकालेंगे, लसन निकालेंगे। तो यहाँ से हम करते हैं तो 2 आता है। क्या आया, 2 से हम करेंगे तो ये आ जाता है 22। पूरा तरीका से कर जाता है, यानी शेष कितना हो गया, तो शेष इधर होता है तो शेष जो है 0 आया। फिर यहाँ 2 से देंगे 11 आएगा। यहाँ भी कितना शेष आया, 0 शेष आया। वही 2 जो है कितना से देना पड़ेगा, 11 है तो फिर 2 से देंगे, क्योंकि बेस 2 देना है। लिखा गया प्रश्न में बताया गया कि बेस 2 से में विभाजित विधि से करना है। तो 2 से फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आएगा। 5 दूना 10 और क्या हो जाएगा, शेष बच जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। उसी तरह फिर करेंगे तो 2 से 2 4 आ जाएगा और यहाँ 1 फिर आ जाएगा। और अंत में जो आएगा क्या आएगा, फिर 2 से फिर 2 में करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। और फिर 2 से 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। अंत में जो बचेगा 1 बचेगा। तो अब क्या हो जाएगा, संख्या जो होता है यहाँ उल्टा से हो जाता है। जो शेष बचा है वो उल्टा से होता है, यानी कि यहाँ से जो है ऐसे करके और ऐसे जो होगा ये चला जाएगा। यानी कि संख्या की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1, ये वाला 1 होगा पहले और फिर ये 0 होगा। तो यहाँ 0 लिख देते हैं। फिर 1 1 0 0, तो क्या होगा 1 1 0 0। तो संख्या हो जाएगा 1 0 1 1 0 0। देख लेते हैं ऑप्शन कौन है आपका ऑप्शन। तो 48 प्रश्न है, तो 48 का क्या हो जाता है, यही है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है सेम मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, क्या कर रहा है। -6 के पावर 3 का घनत्व या क्यूब क्या होगा, ये प्रश्न कहा गया है। तो आप कीजिएगा -6 × -6 × -6। तो क्या आएगा, आप गुना कीजिएगा। तो गुना करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -216, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस यहाँ माइनस ही होगा। तो आपका -216 हो जाएगा। ऑप्शन की देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 3 स्क्वायर 2 होल टू द पावर ऑफ 2, इसे निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 50 नंबर यही कह रहा है। तो प्रश्न को आप पढ़िएगा। कह रहा है 3 स्क्वायर 2 और होल ऑफ द पावर ऑफ 2, इसे निम्नलिखित में से किस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, ये पूछा गया था। 3 स्क्वायर 2 यानी क्या होता है, 3 स्क्वायर 2 यानी 3 स्क्वायर, ये हो गया प्रश्न के अनुसार।
और कह रहा है होल ऑफ द पावर ऑफ 2। इसका जो है होल ऑफ द पावर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यानी इसका होल ऑफ द पावर 2 स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, तो यही, और ऑप्शन देख लेते हैं, यही होना चाहिए, या 3 स्क्वायर 9 और 9 स्क्वायर 81, ये होना चाहिए फॉर्म में, या ये फॉर्म में होना चाहिए। तो देख लेते हैं, अपने ऑप्शन की तरफ जाते हैं। देखिए आपका ऑप्शन जो है, यही ऑप्शन नंबर 1 जो है इस फॉर्म में ही था। किस फॉर्म में है, ऑप्शन नंबर 1 निकाले थे, 3 के स्क्वायर तो था ही और इसका था होल। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। कह रहा है एक घनाभ के आयतन का फॉर्मूला है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, अधिकांश को आप लोगों को मालूम होगा, LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई क्या होता है, घनाभ का आयतन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ए स्क्वायर का 1 में बीजीय गुणांक क्या है। ए स्क्वायर का 1 में बीजीय गुणांक क्या है, ये पूछा गया है। तो बीजीय गुणांक क्या होगा, x इंटू ए स्क्वायर पी क्यू बटे ए स्क्वायर यानी XP3। यानी आपका आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है एक वृत्त का व्यास इसकी त्रिज्या के डैश होता है। एक वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या के क्या होता है, 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। देखिए हम बता देते हैं, वृत्त जो ये हुआ, यहाँ इसका केंद्र होता है और ये जो होता है R होता है, और ये जो होता है ये भी R होता है, और ये पूरा की बात किया जाए तो ये पूरा जो है D होता है, पूरा D होता है। तो यही पूछा गया, एक वृत्त का व्यास जो है ये पूरा जो है त्रिज्या कितना होता है, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बेस 5 प्रणाली में सबसे बड़ा अंक क्या है। बेस 5 प्रणाली में सबसे बड़ा अंक क्या है, ये प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर आखिर होगा क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 55 2 गुने 5 स्क्वायर प्लस 1 गुने 5 प्लस 0 इंटू 5 के पावर 0, यह अभिव्यक्ति डैश प्रणाली में है। अब इसको बनाइएगा तो सॉल्व करिए, 2 क्रॉस 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 के पावर 1 प्लस 0 इंटू 5 के पावर 0, 5 के पावर 0। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 को जब 0 गुना करते हैं तो 0 हो जाता है। वही जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 तो 2 रह जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यही फॉर्म है आपका। ये जो फॉर्म क्या है, इसका बेस क्या है, बेस आपका 5 है। क्या है, बेस 5 है। तो कह रहा है तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, यानी कि बेस 5। ये बेस 5 निकला है, क्या निकला हुआ था, 2 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 1। तो इसका बेस जो है 5 है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 56 कह रहा है दी गई संख्या श्रृंखला की पूर्ति करेगा। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो आप बनाकर देख लेते हैं। ये 2 है, 7 है, 14 है, 23 है, यहाँ निकालना है आपका, ये 47 है। अब जब इसका अंतर देखिएगा तो इसमें कितना का अंतर है, +5 का अंतर है। इसमें अंतर देखिएगा तो कितना का अंतर है, 7 के अंतर है। वही इसमें आप देखिएगा तो 9 का अंतर है। तो आप जान जाइएगा कि अगला में कितना का अंतर होना चाहिए, क्योंकि 5 2 7 7 2 9 का अंतर है, तो यहाँ 11 के अंतर होना चाहिए। तो अब जोड़ देंगे, 23 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो 23 और 11 को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, 34 आता है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, यानी कि ये जो है 3 34 आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 56 कहना है पूर्णांक का संकेतन प्रतीक है। तो पूर्णांक का संकेतन प्रतीक W होता है। पूर्णांक होल नंबर का संकेतन प्रतीक W होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 58 देखते हैं कि प्रश्न 58 क्या कह रहा है। एक वृत्त की परिधि क्या है जिसका त्रिज्या
7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि आप लोगों को मालूम होगा, वृत्त की परिधि होता है 2πr। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इस पर रखिएगा r का मान, तो आपका आंसर परिधि निकल जाएगा। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने r दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर, तो 7। तो 7 से 7 कर जाएगा, यानी कि 22 दूना 44 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल जाता है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 59 कहता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। 1 से शुरू होती है, 1 2 3 और जाते जाते इत्यादि तक होती है। तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है दो बीजगणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस हो तो एक इस व्यंजक को क्या कहते हैं। तो जब भी दो बीजीय गणितीय पद के बीच में प्लस या माइनस हो तो इस व्यंजक को क्या कहते हैं, तो द्विपदीय कहते हैं। यानी 60 का आपका 4 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 61 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है आपका कि क्यूब की कुल सतह क्षेत्र क्या है। तो क्यूब यानी घन, तो घन की कुल सतह क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या होता है आप लोगों में से अधिकांश को मालूम होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ आप कर लीजिएगा, तो 6 गुने भुजा यानी ए स्क्वायर। ऑप्शन देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 6a² आंसर सही हो जाता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है 75 फलों का मूल्य 375 रुपया है, 3 फलों का मूल्य क्या होगा। तो 75 फल का मूल्य है 375 रुपया, तो 3 फल का बताया, तो एक फल का कितना हो जाएगा 375/75। वही 3 फल का कर रहा है, तो 3 फल का क्या हो जाएगा, 3 फल का हो जाएगा 375 गुने 375/75 गुने 3। यहाँ कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15। इसको यहाँ से काट देंगे तो कितने मरतबे कटेगा ये, तो ये जो कट जाएगा आपका कट जाएगा 15 मरतबे कट जाएगा, तो आपका आंसर 15 हो जाएगा। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका 1 यानी कि 15 आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63, एक मोटर गाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। बहुत प्रश्न इजी है, चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है टी, 3 घंटा का समय दिया हुआ है, कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी की बात हो रही है, तो दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र आपको मालूम होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि 45 गुने 3। 45 गुने 3 आप कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 135 किलोमीटर आपका आंसर निकल जाएगा। यानी ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, 135 किलोमीटर। इसका दूसरा और शॉर्ट ट्रिक कहिएगा तो इजीली में निकालने के लिए, जब ये कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा में 45 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर कर रहा है, 3 घंटा में पूछ रहा है कितना दूरी, 3 घंटा में क्या हो जाएगा 45 गुने 3 यानी कि 135 किलोमीटर। डायरेक्ट आप यहाँ से मन में ही, माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है 360 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी कितनी देरी में तय करेगा। ये भी बहुत इजी ही प्रश्न है, यहाँ आपको दूरी दिया हुआ है कितना 360 किलोमीटर, वही चाल दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, इस पर आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी आपका क्या है 360 और बट्टे चाल यानी कि 40, काटिएगा इसको तो आपका 9 घंटा निकल जाएगा। कितनी देरी में समय में तय करता है, तो 9 घंटा में। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, यानी कि 9 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 65 कह रहा है यदि एक दुकानदार बैंक से 8,000 उधार में 75% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 वर्ष के लिए देता है, उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना होगा। यदि एक दुकानदार बैंक से 8,000 उधार में 15% प्रति वर्ष ब्याज पर 3 वर्ष के लिए लेता है, उसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना होगा। ये भी बहुत
इजी प्रश्न है। यहाँ मूलधन दिया हुआ है, मूलधन आपका दिया हुआ है कितना, 8,000 दिया हुआ है मूलधन, और दर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है कितना परसेंट है, 15% आर दिया हुआ है, और समय की बात करें तो समय कितना दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है, 3 ईयर दिया हुआ है। तो आप साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आप लोगों से मालूम होगा, PRT बटे 100 यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। PRT बटे 100 यानी मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इस पर आप रखिएगा 8,000 गुने 15 गुने 3 बटे 100, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो 3600 रुपया ब्याज निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका निकल के आएगा 3600 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 66 कह रहा है आपका, एक समानुपात के प्रथम, द्वितीय और चौथे अंक क्रमशः 16, 24 और 54 है। तीसरा अंक इस क्रम में क्या होगा। कह रहा है समानुपात में, प्रश्न को आप सही से पढ़िएगा, समानुपात में कह रहा है। तो समानुपात में कह रहा है प्रथम जो है 16 है, वही 16, और अनुपात दूसरा जो कह रहा है 24 है, तो यहाँ हम 24 लिख देंगे, और तीसरा जो है वो नहीं दिया हुआ है, तीसरा आपका नहीं दिया हुआ है, तो तीसरा हमको निकाल देना है, और जो है चौथा आपका दिया हुआ है 54, तो यही निकालना है आपका। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 16 अनुपात 24 समानुपात x अनुपात 54, यही x निकालना है। तो होता क्या है, इसका फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, और बीच का बीच से किया जाता है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि 16 गुने 54 बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुने x। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका जो x का वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 36। ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर 36 निकल के आ जाएगा। या इसको आप और तरीका से कर सकते हैं, यहाँ जो निकाल रहा था 16 अनुपात 24 समानुपात x अनुपात 54, ये जो है इसको आप ये भी कर सकते हैं, 16 बटे 24 बराबर x बटे 54। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा x बराबर 36 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है 4 अनुपात 7 समानुपात 16 अनुपात 28, 7 और 16 क्या कहलाता है। बहुत ही अभी हम बताए थे, ये प्रश्न जो बताता है फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं और बीच का बीच हो जाता है, ये बताए थे। तो 7 और 16 क्या है, तो 7 और 16 क्या है, बाह्य पद है, मध्य पद है, बी मध्य पद है और ए बाह्य पद है, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बताए थे कि ये हो जाता है अंतिम, फर्स्ट इंटू लास्ट होता है। तो अगर 4 अनुपात 28 की बात हो रहा होता, 4 और 28 की बात होता, तो ये क्या कहलाता, तो ये बाह्य पद कहलाता। लेकिन ये अंदर की बात हो रही है, तो 7 और 16 7 और 16 क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा मध्य पद, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 68 कह रहा है, देख लेते हैं। 1,000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य की दर से 4 वर्षों के लिए मिश्र धन क्या होगा। 1,000 का 8% प्रति वर्ष का सामान्य की दर से 4 वर्षों के लिए मिश्र धन क्या होगा। तो मूलधन दिया हुआ है 1,000 रुपये, मूलधन कितना दिया हुआ है 1,000 रुपये, वही दर दिया हुआ है 8%, और समय दिया हुआ है 4 वर्ष, समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ब्याज का फार्मूला PRT बट्टे 100 क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100 कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मूलधन 1,000 दिया हुआ है, गुने 8 गुने 4 बटे 100 कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो 320 रुपये आपका आंसर निकलेगा, ब्याज निकलेगा, वो ब्याज निकलेगा। और यहाँ पूछा गया है क्या, यहाँ पूछा गया है मिश्रधन निकालने के लिए। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या था 1,000, तो मूलधन था ही, और प्लस ब्याज क्या निकाले हैं, ब्याज निकला है यहाँ 320। इसको जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकाला है। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज 1,000 प्लस 320 यानी कि 1,320 आपका आंसर सही हो जाएगा। मिश्रधन बराबर ऑप्शन देख लेते हैं, 1,320 कहाँ पे है, तो 1,320 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 का रहा है, यदि P बराबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 है, और Q बराबर 7, 9, 10, 11, 15 और R बराबर 5, 10, 20, 25 है, तब P अंडर यूनियन Q और अंडर यूनियन R क्या है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो आप देखिएगा, इस प्रश्न को कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा। ये जो पहला आप ये समझ लीजिए कि P अंडर यूनियन Q
और अंडर यूनियन आर, ये जो संख्या होता है तीनों समुच्चय में उपस्थित होता है तो वही निकाला जाता है। यानी कि P अंडर यूनियन Q अंडर यूनियन R बराबर जो होता है जो वह संख्या जो तीनों समुच्चय में उपस्थित हो, यानी समुच्चय P Q और R में उपस्थित हो, यही होता है। इसको आप देखिएगा तो पहला P वाला में जो है 5 दिया हुआ है और Q वाला में 5 नहीं दिया हुआ है, वही R वाला में जो है 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से तो ये तीनों में 5 नहीं दिया हुआ है, वही 6 मिला लेंगे तो 6 भी तीनों में नहीं दिया हुआ है, 7 भी तीनों में नहीं दिया हुआ है, वही 8 मिलाएंगे तो 8 तो P में है लेकिन Q में 8 नहीं है, वही R में भी 8 नहीं है, वही 9 मिला लेते हैं तो 9 Q में तो है 9 लेकिन फिर R में नहीं है, वही 10 मिलाते हैं तो 10 जो है वो P में भी है और Q में भी है और R में भी है। तो यहाँ से पहला हो जाएगा 10 तो होगा ही, P अंडर यूनियन Q अंडर यूनियन R में 10 एक ऑप्शन आपका निकल कर आएगा कि ये 10 होगा ही। और आगे मिला लेते हैं कि 20 है पहला में दिया हुआ है P में, Q में 15 दिया हुआ है, 20 नहीं दिया हुआ है और R में भी 20 दिया हुआ है, यानी इसमें भी तीनों नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ एक आंसर होना चाहिए 10। यहाँ जो चारों ऑप्शन जो इसमें का दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, रॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि यहीं अगर कहा जाए तो इस प्रश्न में ही कहीं मिस्टेक है। तो मिस्टेक कहीं नहीं है, ये जो 5 जो दिया हुआ है ये पाँच क्यू में आपको रहना चाहिए। तो क्यू का जो फॉर्म है यहाँ 7 से चालू है, यानी कि इसमें 5 दिया होना चाहिए। तो 5, 7, 9 ये से स्टार्ट होना चाहिए, तभी ही यहाँ 5 P में भी होगा और Q में भी होगा और आपका R में भी 5 तो है ही, तब होता 5 और 10। इस तरह से आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बना सकते हैं। तो यहाँ आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा अगर यहाँ 5 मिसप्रिंट नहीं रहता तो। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 70 प्रश्न क्या कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 500 रुपया है, यदि 16% बट्टा है तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। ये बहुत इजी प्रश्न है, आप इसे आराम से बना सकते हैं। अंकित मूल्य 500 रुपया दिया हुआ है और छूट जो है 16% दिया हुआ है, तो कुर्सी का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 500 गुने 100 माइनस 16 बटे ये जो है 100 माइनस 16% है बटे 100 कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 500 गुने इसको घटा देंगे 84 बटे 100 करेंगे तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा 420 निकल के आएगा, यानी कि ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 420 रुपये कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 71 कहता है log 10 100 प्लस log 10 1000 का उत्पाद है। ये प्रश्न बहुत इंटर का प्रश्न है, ये बहुत इजी प्रश्न होता है इस तरह के प्रश्न। तो इसको देख लेते हैं आखिर किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो ये जो है log 10 100 प्लस log 10 1000 का उत्पाद जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं log जो है log रखेंगे log 10 और ये 100 जो है इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर 2 यानी 10 स्क्वायर। अब प्लस ये log 10 और 1000 है इसको हम लिख सकते हैं log 10 तो 10 ही रह जाएगा और 1000 को हम लिख सकते हैं क्या 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 मतलब ये हो जाता है 1000, इसलिए हम ये इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब ये जो log का ऊपर जो पावर 10 के पावर 2 में का जो स्क्वायर जो है 2 इसको हम आगे ले लेते हैं, तो ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 10 और ये जो 10 बच जाएगा 10 प्लस ये जो ले लेंगे ये इसमें का 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 log 10 10। अब देख लेंगे कि जो log 10 का वैल्यू होता है 1, वही log 10 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ 3 इंटू 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर तो इसको आप मालूम है ये सही मालूम चल जाएगा, इसका मान 1 हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा क्योंकि log 10 बराबर 1 होता है। तो यही हो जाएगा log 10 बराबर 1, तो 2 गुने 1 यानी कि 1, वही 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका 5 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है देख लेते हैं। 72 कहता है log 5 1/625 का मान क्या होगा। ये भी सेम फॉर्म में है, इसमें कह रहा है log 5 1/625 इसका निकालना है आपको। तो इसको आपको करना कुछ नहीं है, उसी तरह सेम फॉर्म है log 5
ये बटे में है तो इसको हम करेंगे, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर -4 कर देंगे। माइनस जो यहाँ पर है ये बटे में है तो ऊपर ले गए, इसीलिए यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया हुआ है। तो 5 के पावर 4 इसलिए किए हैं क्योंकि 5 × 5 × 5 × 5 करेंगे तो 625 ही होता है। तो यहाँ इस फॉर्म में इसीलिए हम बना लेते हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं। ये -4 जो है इसको हम आगे ले आते हैं क्योंकि पिछले प्रश्न में भी इसी तरह लाए थे। तो -4 क्या हो जाएगा, लॉग ये 5 है सो 5 रहेगा ही, और ये 5 है जो 5 रहेगा ही। तो यही देखिए log 5 5 आ गया उसी तरह से, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो -4 × 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि -4 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 होती है। कौन होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है +4 संख्या रेखा में 0 के डैश होगा। +4 संख्या रेखा में 0 के डैश होगा। तो ये जो 0 के डैश होगा बाएं होगा, मध्य में, दाहिने में, इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न 10th और 12th का ही है, पढ़े होंगे। 12th में ये रेखा रहता है, यहाँ 0 डिग्री 0 रहता है, वही इधर +1 +2 और +3, इधर +4 इस तरह से रहता है, और इस तरफ जो रहता है -1 -2 -3 और रहता है -4, इस तरह से रहता है। तो कह रहा है +4 संख्या रेखा में 0 के किस तरफ होगा। तो +4 जो है, यही +4 संख्या 0 के, यहाँ जो 0 है इसके किस तरफ होगा। तो इसके किस तरफ है, बाईं ओर है या दाहिनी ओर है। अब बताइए बाईं ओर है या दाहिनी ओर है। तो ये दाहिनी तरफ है, इधर दाहिनी तरफ है और इधर बाईं तरफ है, तो ये दाहिनी तरफ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, दाहिनी तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 75 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है +5 में किस संख्या को घटाने से उत्तर -7 होगा। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। कह रहा है +5 में से किस संख्या को, तो +5 में से मान के चलिए वो संख्या 1 से जिसको हम घटाते हैं से उत्तर क्या आता है, -7 आता है। यही कह रहा है प्रश्न, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या होगा, +5, ये जो -7 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +7, और ये -x है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, +12 आंसर निकल के आ जाता है x बराबर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, +12। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 का यदि -10 + डैश बराबर -4, तब खाली जगह में क्या होगा, इस खाली जगह में भरना है। -4 पुराना है इसलिए, तो -10 प्लस इसमें कितना जोड़ा जाए तो -4 हो जाएगा। तो +6 +3 -6 और -3। तो आप जानते ही हैं इसमें अगर हम +6 को जोड़ देंगे, यानी हम यहाँ पे +6 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, -4 निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। या आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं कि -10 प्लस ये जो अथी है बॉक्स है उसको हम x मान लेते हैं, और बराबर -4 जो दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा 6। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 77 कह रहा है यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो मान के चलिए वो संख्या 1 है, तो इसका जो वर्ग किया जाता है तो 1 आता है, वही 2 को किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 को किया जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आएगा। 4 को किया जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो इसकी बात किया जाए इसी तरह 5 के, 6 के, 7 के स्क्वायर कीजिएगा तो कुछ इस तरह के आते रहेगा, और 5 के कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। 6 के कीजिएगा 36, 7 के कीजिएगा 49, 8 के कीजिएगा 64, इसी तरह से रहेगा। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन आएगा। तो इसमें भी इकाई की बात किया जाए तो यहाँ 6 है, 5 है, 6 है, 9 है। तो देखिएगा आप ऑप्शन में तो 7 कभी भी आपका नहीं आएगा, इकाई के स्थान पर 7 कभी नहीं आता है। इस तरह से मैच कीजिएगा तो इकाई के स्थान पर कभी भी 7 नहीं आएगा। वही 8 भी इकाई के स्थान पर कभी भी नहीं आता है। 3 भी इकाई के स्थान पर नहीं आता है।
5 आता है। आप करके देख लीजिएगा, जहाँ तक मन हो 1 से लेकर आप किसी तक संख्या का भी वर्ग करके देख लीजिएगा। इकाई के स्थान पर 7, 8 और 3, ये जो 7 है, ये 8 है और 3, ये आपको नहीं आएगा। तो कौन सा अंक आएगा? तो 5 आता है, और सारी संख्या है 7, 8 और 3 को छोड़कर वो संख्या सब इकाई के स्थान पर आता है। तो यहाँ ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, यानी कि 5 अंक जो है वो इकाई के स्थान पर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 का यदि एक ऋणात्मक संख्या का घात विषम संख्या हो तो इसका मान क्या होगा? जब कह रहा है एक ऋणात्मक संख्या का घात, यानी कि वो ऋणात्मक संख्या -2 है, तो संख्या का घात विषम संख्या हो, यानी इसके ऊपर जो रखना है संख्या वो विषम संख्या का है। तो विषम संख्या हम कुछ भी 3, 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो हम यहाँ 3 रख लेते हैं। तो इसका मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अंदर होगा। तो -2 के पावर 3 करेंगे तो कभी भी आंसर जो आएगा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -8। तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, अंदर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि -8 यहाँ आया है। ऋणात्मक होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। 78 का 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 79 का रहा है -9a + 6a + 4a - 7a का सरल रूप क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो -9a + 6a + 4a - 7a, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -9a है और प्लस इधर -9a प्लस इधर 7a है, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 16a आ जाएगा, -16a, और ये जो है बीच का वो प्लस में 6a + 4a, यानी कि 10a आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? -16a माइनस और प्लस -16a है और प्लस 10a, यानी कि -6a आपका आंसर निकल जाता है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, यानी कि 6a + 6a। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ जो निकाले थे हम -6a आया था, क्या आया था? -6a। अभी जो आंसर निकाले थे -6a आया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देख लेते हैं प्रश्न को। तो ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं है, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर मान के चलिए एक बिंदु मान लेते हैं। तो ये वृत्त के परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ इसको मिला देते हैं। तो ये जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है, परिधि कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये जो मिलाने वाली रेखा है ये क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं क्या कह रहा है। 81 कह रहा है आपका एक वृत्त का भाग जो 2 त्रिज्याएं और एक चाप से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। ये वृत्त है आपका और ये केंद्र है, ये जो हुआ R है और ये जो है R है। तो एक वृत्त का भाग जो 2 त्रिज्या है, ये 2 त्रिज्याएं हैं, ये R1 रख लीजिए या ये R2 रख लीजिए। तो 2 त्रिज्याएं एक चाप से घिरा हुआ है, एक चाप से घिरा हुआ है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम सेक्टर कहते हैं। क्या? सेक्टर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है वृत्त का डैश उसके व्यास और पाई का गुणनफल होता है। ये भी बहुत इजी प्रश्न है। तो वृत्त का डैश उसके व्यास और पाई का गुणनफल होता है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? पहले हम ये जान लेते हैं। वृत्त की परिधि होता है 2πr। 2π वृत्त की परिधि होता है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर हो जाएगा, ये जो 2r जो है उसको हम लिख सकते हैं 2r बराबर क्या हो जाएगा? d लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दुगुना d बराबर जो होता है वो 2r होता है। यानी कि व्यास जो होता है, ये जो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ हम परिधि की बात कर रहे थे, तो परिधि जो होता है 2πr था, तो 2πr को 2 और r को हम d लिख देते हैं और पाई तो पाई हैगी। परिधि बराबर पाई d, यहाँ से डी पाई या पाई डी हो जाता है। तो यहाँ से डी वाई या पाई डी आंसर हो जाता है। तो क्या होगा? उसके व्यास और पाई डी का गुणनफल क्या होगा? परिधि होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका परिधि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है 83 एक चक्का का व्यास 2.1 मीटर है
120 चक्कर लगाने के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। बहुत इजी प्रश्न है ये भी, आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम भी होगा क्योंकि बराबर इस तरह का प्रश्न आता रहता है और ये इजी भी है। व्यास दिया हुआ है कितना, 2.1 मीटर। व्यास 2.1 मीटर दिया हुआ है। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या है, होता है पाई डी। एक चक्कर में पहिया द्वारा तय की गई दूरी पाई डी होता है। वही बात कर लेते हैं, 120 चक्कर में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, तो 120 गुने पाई डी हो जाएगा। 120 गुने पाई डी, 120 चक्कर में तय की गई दूरी 120 गुने पाई डी निकल जाता है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, 120 गुने पाई का मान रख दीजिएगा 22/7 और डी जो दिया हुआ है आपका, डी कितना दिया हुआ है, 2.1 मीटर। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकलेगा 792 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका 792 मीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर है। परिधि बराबर वृत्त की परिधि 2πr होता है, यानी 2 गुने 22/7 गुने 2.8। यहाँ से दशमलव हटा के 10 कर देंगे और इसे सॉल्व जब करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 17.6 सेंटीमीटर आंसर यहाँ से निकल जाएगा। 17.6 नहीं, यानी 17.6 ही निकल कर आएगा। आंसर 17.6 निकल के आ जाएगा। देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर कौन है, तो इसमें कोई ऑप्शन नंबर नहीं है, 17.6 नहीं है यहाँ। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर 4 ही होता और ये ऑप्शन जो दिया हुआ है 27.6 मिसप्रिंट हो गया हुआ है, तो ये हो जाएगा कितना, 17.6 सेंटीमीटर आंसर आपका निकल कर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 85 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आता है। यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम हो तो उस त्रिभुज के क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री से जब ये कम होगा तो किस तरह का त्रिभुज बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो 90 डिग्री से कम है तो यानी कि इस तरह का त्रिभुज बनेगा, और यहाँ से भी इस तरह का त्रिभुज बनेगा जहाँ ये ठिट्टा हो जाएगा और ये जो हो जाएगा क्या, ठिट्टा से बड़ा हो जाएगा 90 डिग्री। यदि एक त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो वो त्रिभुज क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, 85 का 2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 देखते हैं क्या कह रहा है। 86 कहता है यदि एक त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उस त्रिभुज को क्या कहते हैं। जब ही इसके एक कोण की बात हो रहा है 90 डिग्री, यानी कि त्रिभुज इस तरह का होगा, त्रिभुज इस तरह का होगा। तो ये जब 90 डिग्री के बराबर हो तो इस त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो इस तरह के त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 87 आपका करा है, किस चिन्ह से अंक 5 समुच्चय ए के अवयव होने का बोध होता है। तो किससे होता है, अंडर यूनियन से होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 का रहा है 200 किग्रा का 50% क्या होगा। 200 किग्रा का 50% क्या होगा ये कह रहा है। तो 200 का 50% यानी 50/100 सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 100 kg। 100 से 2 मरतबे कट जाएगा, 50 दूना 100 kg आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है। तो मान के चलिए कि वह संख्या क्या है, एक संख्या का 20% 80 है तो वह संख्या क्या है। मान के चलिए वो संख्या x था, तो क्या हो जाएगा, x का प्रश्न के अनुसार एक संख्या का 20% यानी x का 20% कितना है, 80 है, बराबर 80। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो निकल जाएगा, क्या निकल कर आएगा, x बराबर 400 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर के देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, 400। नेक्स्ट प्रश्न है आपका p+4 इंटू p+5 का गुणनफल क्या होगा। इसको आप गुना कीजिएगा, p+4 है और p+5, इसको कीजिएगा, p से पहले इसको कर लीजिएगा और 4 से फिर इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर निकल कर आएगा, यानी कि p² + 9p + 20 ये आपका आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रश्न जो है सामान्य हिंदी का भी कुछ 10 प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया था 2014 में, तो वो देख लेते हैं।
फटाफट। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? तो सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। सांसारिक कुछ इस तरह का लिखा जाता है, सांसारिक। ये जो है शुद्ध रूप है सांसारिक का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित वर्णों के मेल से बने मानक हिंदी शब्द को पहचानिए। इस तरह से क्या शब्द बनता है ये बताना है आपको। तो ये बनता है अनुभूति, लेकिन इसमें पूछा गया है ऑप्शन 4 दिया हुआ है अनुभूति है, तो वो कौन सही अनुभूति है वो आपको बताना है। ये 4 है दिया हुआ, अनुभूति भी कौन सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये अनुभूति गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। वही अनुभूति 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ये जो है अनुभूति लिखा जाता है अनुभूति, इस तरह से अनुभूति लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 94, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहुत प्रश्न अच्छा है, बराबर एग्जाम में आते रहते हैं। अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अति, ये जो है ऑप्शन नंबर 2 अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? अग्नि का पर्यायवाची अनल है, वही अग्नि का पर्यायवाची पावक भी है, अग्नि का पर्यायवाची आग भी है। तो पूछ रहा है प्रश्न में पर्यायवाची कौन नहीं है? रखिएगा याद, आप रखिएगा इस तरह के प्रश्न में, प्रश्न जब भी आए तो पढ़िएगा बढ़िया से। नहीं है यहाँ पूछता है, तो कौन नहीं है? तो तेज नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 96 है पृथ्वी की लकीर, सॉरी पत्थर की लकीर मुहावरा का सही अर्थ इनमें से कौन है? तो पत्थर की लकीर यानी कि दृढ़ रहना, पत्थर की लकीर यानी कि दृढ़ रहना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 97 कह रहा है कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द जो है कवित्री होता है, यानी कि देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका कवित्री सही है। कभी कभी पूछा जाता है कि कवित्री किस ढंग से लिखा जाता है, सही शुद्ध शब्द क्या है कवित्री का, ये पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा इस तरह से कवित्री लिखा जाता है, कवित्री। कवित्री भी लिखने आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, इनमें से कौन है? गांव, दिनकर, पुस्तक, कलम। मालूम, नाम से ही मालूम चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम वाले को बोला है, यानी कि दिनकर नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 99 कह रहा है सीता कलम से लिखती है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो सीता कलम से लिखती है, इसमें करण कारक का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और आखिरी है रजनी का पर्यायवाची क्या है? रजनी का पर्यायवाची क्या है? तो रजनी का पर्यायवाची जो होता है वो अंधेरा होता है। क्या होता है? रजनी का पर्यायवाची अंधेरा होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर